बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, रिसेंट ईरान अमेरिका इसराइल वॉर के अंदर पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक फ्रंट्स के ऊपर जो अचीव किया उसकी मोतरफ पूरी की पूरी दुनिया है। बट एट द सेम टाइम हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी के बारे में बात करना भी बहुत ज़रूरी है। आज ही की रिपोर्ट है कि जनाब महंगाई की शरह एक बार फिर से 10.9% डबल डिजिट में चली गई महंगाई, बेरोज़गारी, मेलन्यूट्रिशन, हमारे बच्चे जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं उनका नंबर, तालीम कितनी कम होती जा रही है, जितनी आबादी बढ़ती जा रही है उसके हिसाब से तनासुब से अगर देखा जाए तो कितने बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। ये वो तमाम टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बात की जानी चाहिए। बट ऑफ कोर्स मौजूदा गवर्नमेंट, आप लेवी चार्जेस देख लीजिए, लेवीज पे पेट्रोलियम लेवी देख लीजिए, टैक्सेस देख लीजिए, तो अपनी मैनेजमेंट में मसरूफ़ ज़रूर है। और आपको और मुझे रीज़न एक दे दी जाती है कि देखिए पूरी दुनिया के अंदर हालात वाक़यात क्या है। येस, हालात वाक़यात पूरी दुनिया के बदले हैं, बट बैंड ऑफ द डे डजंट मीन कि आपने और मैंने किसान के प्रॉब्लम्स, मजदूर के प्रॉब्लम्स, पाकिस्तानियों के प्रॉब्लम्स पे बात करना छोड़ देना है। आज इन्हीं टॉपिक से बात करेंगे। गवर्नमेंट के लिए बहुत आसान है एक स्टेटमेंट दे देना कि देखिए पूरी दुनिया के हालात ऐसे हैं, लेकिन पूरी दुनिया की गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रगल भी कर रही हैं और मैनेज करने की कोशिशें भी कर रही हैं। हमारी गवर्नमेंट किस हद तक स्ट्रगल कर रही है, किस हद तक मैनेज करने की कोशिश कर रही है। नाजरीन, आप जब भी टेलीविजन ऑन करेंगे, हुकूमत ऑफकोर्स दावे बहुत सारे कर रही होगी, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, पेट्रोलियम प्राइसेस ऑब्वियसली जंग लगी है पूरी दुनिया में, उसकी वजह से हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आम आदमी की बात कोई नहीं करेगा, आपकी और मेरी बात कोई नहीं करेगा कि भाईजान इन पेट्रोलियम प्राइसेस की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से आपकी और मेरी ज़िंदगियाँ किस कदर मुश्किल होती जा रही हैं। जब भी आप बात करेंगे तो आपको कहा जाएगा देखिए शहबाज शरीफ साहब ने फ़लाँ चीज़ अचीव की, फ़लाँ चीज़ अचीव की, लिहाजा महंगाई पर बात मत कीजिए। आज के सेगमेंट में सिर्फ थोड़ा सा आप कुछ नंबर्स आपके सामने रख के उससे अपने मेहमानों से गुजारिश करूंगा उन नंबर्स के ऊपर ज़रा थोड़ा सा कमेंट कर दें कि यार मुझे तो मैटर ये करता है कि मेरे घर में जो आटा आ रहा है वो कितना महंगा है। मेरे लिए मैटर ये करता है कि यकम आने पे जो बिल्स आते हैं वो उससे पहले ही 90% पाकिस्तानी बेचारों का दिल धड़क रहा होता है कि पता नहीं बिजली का बिल कितना आना है। इस फरी 2 के लोड शेडिंग भी पीकती होती रही है, बट बिजली का बिल कितना आना है, गैस का बिल आना कितना है, गैस आए ना आए लेकिन बिल तो आना है, टैक्सेस अलग, और वो सारा मामला जो है आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी तो उन्हीं के गिर्द रिवॉल्व करती है। दो जस्ट टू ऐड टू दैट, जो अभी अप्रैल का इंडेक्स है जो महंगाई की शरह है, इन्फ्लेशन, दैट्स 10.9, 10.9% है, एक बार फिर से डबल डिजिट है। दो आई एम टू श्योर कि गवर्नमेंट आज भी क्लेम करेगी देखिए जी हम मासूम हैं, हमारा तो कोई कसूर नहीं। मेहमानों का तारुफ करवा दूं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर हुमायूं अहमद साहब, डॉक्टर साहब का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और मुझे मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब नासिर भट्ट साहब, सेनेटर हैं, और भट्ट साहब का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं सर, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल खैरियत से हूँ। बट साहब आपकी अचीवमेंट्स के ऊपर रोज बात करते हैं, जो आपकी हुकूमत ने अचीव किया है उसमें कोई दो राय नहीं। डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे बहुत कुछ अचीव किया शहबाज लेड गवर्नमेंट ने, लेकिन सर मेरा की कसूर है, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, मुझे आप रोज बता देते हैं आके यार जंग लगी है हम क्या करें। तो सर सिर्फ यही एक जवाब है गवर्नमेंट के पास, फॉर मी, फॉर डॉक्टर साहब, फॉर एवरीबडी एल्स है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ईरान में पेट्रोल कितना सस्ता था, सब कुछ था, लेकिन ईरान महफूज नहीं था, अवाम महफूज नहीं थे। क्या किया आके अमेरिका ने? हम जो है ना, आप इस चीज़ को देखें कि हमारा मुल्क पहले महफूज नहीं था। वो एक हमारे हमसाय ने हमला किया था तो हमने कहा था हम क्या करें, हम हमला कर दें, हमारे टैंकों में पेट्रोल नहीं है। लीडरान सर रुक जाएं, सर रुक जाएं, सर रुक जाएं, किसने कहा था हमारे टैंकों में तेल नहीं? सर एक नहीं, सर किसने कहा था टैंकों में तेल नहीं? नाम लें, ये आप नाम लें सर, निकाल लें वो चीजें। जब सर आप सेनेट के मेंबर हैं, यू आर सेनेटर। वो कौन था? किसने कहा था? सुने सर कहा किसने था? नाम लेना, क्लैरिफाई करके। आर्मी चीफ कौन था? जनरल बाजवा थे। अब वो बाजवा था। ओके, आप एक सेनेटर पीएम के कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने स्टेटमेंट दी थी। आई जस्ट वांटेड टू वेरीफाई दैट। सुने उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन था? इमरान खान साहब सर। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन? इमरान खान साहब सर। तो फिर वो बुज़दिल आदमी था ना, उसने क्या कहा मैं हमला कर दूं। अब जब हिंदुस्तान ने हमला किया तो क्या जवाब दिया उस वक्त? अब आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल कौन है? आसिम मुनीर साहब जी। अब प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ साहब। दिलेर थे ना, फिर बहादुर थे ना, किया ना हमला। वही पाकिस्तान, वही अफवाज, वही ये मुल्क है, वही ये अवाम है। हमला किया ना, उनको जवाब दिया, वो भागे ना। अमेरिका ने कहा ना कि भाई मुझे देना। फिर ये फर्क होता है ना, पहले होता है ये चीज, अब हालात जो है वो आपके सामने है। पाकिस्तान, आप मुझे ये बताएं आज किस जगह खड़ा है? आज पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान की जंग रुकवा दी,
वो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू थी, लाखों करोड़ों लोग चाहे वो दुनिया से चले जाते, हमने रोका, हम इस पोजीशन में आज खड़े हैं तो कि ये अमेरिका ने हमारी रोकने बात की वजह मानी, से महंगाई ईरान ने है हमारी सर। बात मानी, हमने रोका तो Please। लिहाजा हम इसलिए कीमत दे रहे हैं नहीं पाकिस्तानी। पूरी दुनिया में नहीं मेरी सुने, मैं अभी लंदन से आया हूँ, जी पहले पेट्रोल 1 पाउंड 2 पैनी का था, अब 1 पाउंड 80 पैनी का है। ठीक है। महंगाई हर जगह है, लेकिन आप मुझे बताएं ना, कंप्रोमाइज करता है। ईरान ने भी कहा कि जो है ना वो उस अपनी अवाम को कि बिजली भी कम यूज करो और पेट्रोल भी कम यूज करो, क्योंकि वक्त है, कल ठीक हो जाएगा। कल यही सर आप भी पाकिस्तान कह होगा, देना कि माशियात रोटी भी ठीक कम खाओ, होंगे। आटा घट इस्तेमाल करो, दाना घट इस्तेमाल करो, आप भी कह देना अपनी आवाम को। नहीं देखो हम सिर्फ ये कहते हैं कि अपने पाकिस्तान की मजबूती के लिए साथ खड़े रहो। फिरका वाला ये जो लोग बातें करते हैं ना कि भाई देखो जी अब ये हो जाएगा, भाईजान अब ये हो गया है कि हम वो पाकिस्तान वो नहीं है जो पहले किसी जो बंदा इधर मुसल्लत था, उसने सफारती तरफ कहा तो हमारे खत्म कर दिया। खैर मैं वापस आता हूँ भट्ट साहब आपकी तरफ। अब बताए ना 2018 में कौन मुसल्लत हुआ था? सर वो तो किसको पाकिस्तान RTS के अवाम बंद करके बेहतर मुसल्लत जवाब किया, आज देंगे, मुल्क के सामने बैलेट पे चला पेपर गया। के थ्रू जवाब आता है। भट्ट साहब मैं जवाब नहीं दे सकता, आप मुझे पाकिस्तानी जवाब- देते हैं, आप पाकिस्तानी मुझे जवाब जवाब देते हैं, दे दें। बैलेट पेपर के थ्रू जवाब आता है आप सर। मुझे आप बताएं, एक आप साफी होने के नाते बता दें, क्या 2018 में आरटीएस बंद करके शख्स को नहीं मुसल्लत किया जो आज 190 मिलियन चोरी में अंदर बंद है? सर एग्जैक्ट वही, इससे नहीं कई मुसल्लत गुना। किया सिटिंग प्राइम सर एक मिनिस्टर सेकंड, को। मैं जवाब देता हूँ, फिर मुझे डॉक्टर साहब की तरफ जाना है। बट से मैं जवाब देता हूँ उसका। सर 2018 के इलेक्शन भी कवर किया, मैं तब भी जर्नलिज्म में था, मैं तब भी जर्नलिस्ट था। सर अल्लाह की कसम कोई एक भी केस ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ था कि कहीं से नॉमिनेशन पेपर छीनने की रिपोर्ट आई हो, एक भी केस नहीं सी आया। ये 8 फरवरी वाले इलेक्शन से पहले आप देख लीजिए, ऑन रिकॉर्ड है सर, फुटेजेस पड़ी हुई हैं। हुण मैं डॉक्टर साहब चलना वापस आना, सर डॉक्टर साहब एक बात का जवाब दे दे फिर चले जाए जिसके पास भी जाना है। जी। इतना बता दे, क्या 2018 में इसको मुसल्लत नहीं किया गया था आरटीएस? सर मैंने जवाब दे दिया है भट्ट साहब, आपको समझ भी आ गया, मैंने जवाब दे दिया है भट्ट साहब, मैंने जवाब दे दिया है। आपने कसम, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। सर मैंने आप ही का जवाब दिया है भट्ट साहब, मैंने तो आप ही का जवाब दिया है सर, मैंने आप ही का जवाब दिया। भट्ट साहब, डॉक्टर साहब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, वाकई में फख्र भी होता है कि पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा हैं। वी ऑल एक्नॉलेज दैट, पीटीआई एक्नॉलेजेस दैट, पीपल्स पार्टी एक्नॉलेजेस दैट, एवरी पाकिस्तानी एक्नॉलेजेस दैट। बट सर मेरे प्रॉब्लम्स का, एक आम पाकिस्तानी के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन सिर्फ वो नहीं है कि मुझे ये बता रही जाए, देखें जी जिस तरह भट्ट साहब कह रहे हैं कि देखें जी शहबाज साहब ने ये किया, इमरान खान साहब थे तब तो उन्होंने कहा जी मैं जंग कर ला, मैं की करा, और उन्होंने तो टैंकों वाली स्टेटमेंट भी दे दी दोबारा से कि जो तब कह दिया गया टैंकों में तेल नहीं है। सर क्या करें, ऑपोजिशन में आप लोग हैं, आप लोगों ने नेशनल असेंबली में बात करनी है, आपने सेनेट में बात करनी है। मुझे याद है कि जब आप लोग गवर्नमेंट में थे तो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी तो लॉन्ग मार्च किया करती थी, महंगाई मुकाओ मार्च के। सर आप लोग खामोश बैठे में, पाकिस्तानियों की आवाज ही बन जाए सर इस पर थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नाबुदु व यका नस्ताईन। आप इतने मुश्किल सवालात पूछ रहे हैं, भट्ट साहब के पसीने निकल रहे हैं, थोड़ा सा वो उनको ज़रा हल्का वो रखे हाथ उन पे। आप जो सवालात उनसे जब पूछते हैं, उनको जब आप जवाब देते होते हैं तो ज़रा खुल के बयान किया करें कि आपका मतलब क्या है, क्योंकि जो चीज़ें वो कहते हैं ना अक्लमंद के लिए इशारे काफ़ी हैं, उनके लिए इशारा काफ़ी नहीं, उनको अपने तशरीह करके पूरा चीज़ें करके बताना। वेरी स्मार्ट मैन, डॉक्टर साहब इज वेरी स्मार्ट मैन, बिलीव यू मी। अच्छा इस तरह है, इन्होंने जंग का जिक्र किया है, मैं थोड़े से कंपैरिजन कर लेता हूँ इन 4 सालों में और पीटीआई के 4 सालों में। पीटीआई के 4 सालों में यूक्रेन के अंदर लड़ाई हुई थी, उसका भी एक फॉल आउट हुआ था। पीटीआई के ज़माने में भी एक जंग हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की। उस वक्त जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था उसने कहा था टैंकों में तेल नहीं है, लेकिन वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था अगर आप लोग आओगे तो हम इसका सोचेंगे नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे। और अगले दिन सुबह दिन दिहाड़े, रात के अंधेरे में नहीं, दिन दिहाड़े इंडिया के अंदर जाके हमारे जहाज़ों ने वहाँ पे चीज़ों को लॉक करके वहाँ पे पे लोड किया और वापस आया, और वापसी पे उनके 2 जहाज़ गिराए और एक अदद बंदे को लाके चाय पिला के वापस कर दिया। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने में एक और बहुत बड़ा मसला था जिसको कोविड कहते हैं, जिसमें ये सारे लोग जो अपोजिशन वाले थे, जिनको ये दुनिया के वो कहते हैं ना भेड़ चाल पे चल पड़े थे कि जी नहीं लॉकडाउन करना है, लॉकडाउन करना है, लॉकडाउन करना है। वहाँ पे एक शख्स पूरी दुनिया में कहता था कि स्मार्ट लॉकडाउन, वो उसकी स्मार्ट सोच थी, उसने स्मार्ट लॉकडाउन किया था और उसकी बात थी। जब हम बात करते हैं 190 मिलियन पाउंड्स की और जिस तरह का वो 2 नंबर केस है, तो भट्ट साहब जरा मुझे बताएंगे, इनके ऊपर भी एक केस हुआ था, 302 का केस हुआ था, क्या वो सच्चा था या झूठा था? अगर इनके ऊपर झूठा केस हो सकता है तो इमरान खान के ऊपर क्यों नहीं हो सकता? वो कहते हैं झूठा था। देखिए ये मेरे ख्याल में
ये 8-10 साल या 15 साल या 20 साल इस मुल्क से बाहर रहे उस केस की वजह से। ठीक है, ये मुल्क से बाहर जाना इनको पसंद था। इमरान खान इस मुल्क में रह के केसेस को फेस करना ज़्यादा बेहतर समझता है, और इनके लीडर भी मुल्क से बाहर चले गए थे इलाज के लिए। इमरान खान इसी मुल्क में इलाज के लिए भी बैठा हुआ है, वो कहीं नहीं है। अब मैं थोड़ी सी बातें कर देता हूँ, ये जंग के ऊपर करते हैं। जंग से पहले 610 बिलियन रुपीस का शॉर्टफॉल है एफबीआर में। जी। जंग से पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 75% कम हो गई है। जंग से पहले लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में माइनस में ग्रोथ है। जंग से पहले आपके जितने भी एग्रीकल्चर की चीजें सब में रिड्यूस हुआ है। जंग के दौरान 2-3 चीजें हुई हैं, और उसको देखें गवर्नमेंट कैसे, दो मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स पाकिस्तान की और पूरी दुनिया की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट कैसे करती है। आपने कहा था कि अभी आपने शुरू में मुझसे पूछा है कि ये जो उसमें फॉरेन अफेयर्स में पाकिस्तान ने बहुत अच्छा नाम किया, बहुत, इसमें कोई शक नहीं, और वी आर प्राउड कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा भी है उसमें वो किया, वी आर प्राउड। लेकिन मैं उसकी सिंपल मिसाल दे देता हूं कि मैं मतलब माँ बाप हमारे चले गए हैं, जो मोहल्ले के मुख्तलिफ फंक्शंस में चले गए हैं, और बड़े अच्छे सच जज के समझ गए। सब लोगों ने कहा कि यार क्या है, लेकिन घर में फाके हैं, घर में बच्चे भूख से मर रहे हैं, आधे बच्चों को खाना ही नहीं मिल रहा। इस वक्त आपका वो कह रहे हैं कि 1 पॉइंट कितना 13 मिलियन पीपल मींस 1 करोड़ 33 लाख लोगों को इमरजेंसी है फूड क्राइसिस की। ये पाकिस्तान की हालत है। इसमें कोई शक नहीं कि हम लोगों ने बहुत अच्छा नाम पैदा किया है उसमें, इस पूरे जो 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 ईरान और अमेरिका के वॉर में हमने बहुत अच्छा नाम किया। लेकिन हम लोगों ने अपने जो नेशनल फ्रंट है उसमें हम लोग बहुत खराब जा रहे हैं। मैं मिसाल देता हूं, आप इंडिया को देखें, इंडिया में भी तेल हर जगह बढ़ा है ना, पूरी दुनिया में 20% बढ़ा है। इंडिया ने क्या किया, जो उनके जो बड़े बड़े जो ये क्या कह सकते हैं ऑयल रिफाइनरी थी, उनके ऊपर बोझ डाला है, अवाम के ऊपर बोझ नहीं डाला। उन्होंने सिर्फ 4% उन्होंने पैसे बढ़ाए हैं, बाकी उन्होंने नहीं बढ़ाए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। तो व्हाट्सअप 2 चीजें मैं सिर्फ आपकी खिदमत में रखूंगा। एक तो सेनेटर साहब ने पॉइंट टेकअप किया जजेस वाला, एंड वी ऑल नो दैट, जो पैनल पे भी और जो देख भी रहे हैं कि आप जजेस के एक्सपर्ट हैं, जजेस के मामलात के ऊपर ना सिर्फ भट्ट साहब एक्सपर्ट हैं, पूरे पाकिस्तान को पता है। मैं आपका भी एक्सपर्ट हूं, मैं डॉक्टर साहब के भी काम का एक्सपर्ट हूं, मैं जवाब देता हूं। सर मेरा सवाल सुन लीजिए सर। ये एक तो ये पहले अपने वाला केस जो है ना, डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके ऊपर भी केस आपने कहा जी फेक है। तो इसी तरह आज जिस केस की आप इमरान खान साहब पे बात करते हैं, हो सकता है मुझे 2 साल बाद या 2 महीने बाद ही बताया जाए यार केस फेक था, बंदा 1000 दिन अंदर रहा है, हुण बाहर आ गया क्योंकि केस फेक था। तो ये पाकिस्तान में होता है ना, ये तो वी ऑल नो दैट। देखें एक बात सुने, इन्होंने कहा जी कि अवाम जो लोग हैं उनको भूख बहुत ज़्यादा है, उनको खाना 1 दिन का नहीं मिलता। हम उस नबी के चाहने वाले हैं जिन्होंने कहा था अपने पेट पे पत्थर बांध ले। जब अल्लाह का नाम है भट्ट साहब, प्लीज मेरे बंदे पे हाथ, अल्लाह का नाम है भट्ट साहब, मेरे बंदे पे हाथ ना करें ऐसे। तो फिर महंगाई मार्च क्यों करते रहे आप लोग, तब आपको ये याद नहीं था? सुने ना सर, महंगाई मार्च क्यों करते रहे, आपको तब नहीं याद था? आ रहा है कि मैं बताता हूँ, देखे ना उस वक्त उस बंदे में इतनी नहीं थी। और सर बंदे से आगे भी निकल आए, पाकिस्तानियों की बात करें, आपकी टोटल पॉलिटिक्स आपकी जमात की इमरान खान साहब के गिरफ्तार। सर आगे चलिए ना, प्लीज आगे चलिए। देखें आप अपने डॉक्टर साहब को कितना, डॉक्टर साहब देखे ना, मैं मैंने जहां पे डॉक्टर साहब ने मुझे पॉइंट दिया मैंने वही पकड़ लिया। अब मैं दूसरी तरफ आ जाऊं कि डॉक्टर साहब ने एक बात की कि भाई जो है ना अपना इमरान खान ने कहा हम घुस के मारेंगे, ये आप खुद फैसला कर ले, कौम फैसला कर लेगी, दुनिया फैसला कर लेगी कि हमने क्या किया और आपने क्या किया था। अभिनंदन को चाय पिलाई और घर छोड़ के आ गए थे, हमने ये नहीं किया। हमने उनको मारा, उनको रुलाया, वो अमेरिका के पास रोते गए, सफ़ेद झंडे उठाए कि हमारे बाप की तोबा आइंदा नहीं करेंगे, अमेरिका आप हमारी सुलह करा दो। हमने उसके 11 जहाज गिरा दिए। आज अमेरिका का सदर कोई भी ट्रंप जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है सबसे पहले कहता है आई लाइक प्राइम मिनिस्टर शरीफ, आई लाइक आसिम मुनीर आर्मी चीफ। मोस्टली वो क्या कहते हैं, मैं रिपीट करूं, मोस्टली वो क्या कहते हैं, आई लाइक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एंड देन ही लाइक्स प्राइम मिनिस्टर शहबाज। एंड नो
नहीं वो अच्छा आप ये कह रहे हैं कि वो पहले ये कहता है यार ये सीक्वेंस क्या सीधा आप रखें, लोगों का सीक्वेंस अच्छा, सीधा एक और रखें, बात सीक्वेंस सीधा सीक्वेंस में ठीक करता हूँ हाँ, मैंने आप सीधा रखी। आप सुनाएं कि पीएम साहब ने, मैं बताता हूँ, मैं सीधा रखने लगा हुआ, जी। पीएम साहब ने आज जो आसिम मनीर साहब है आर्मी चीफ, उनको पूरा राइट दिया कि उन्होंने Fair कहा enough. आप डिसीजन ले, हम आपको पूरा राइट दे रहे Fair हैं। enough. पूछा उन्होंने पहले पीएम साहब से, पीएम साहब का डिसीजन है, ये जरा इनको बता दें सुन कि रहे हैं। पहले भी यही होता है, यही तरीकाकार है। सिर्फ इतनी बात है। अब आप मुझे एक बात बता दें कि आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का इतना नाम बना है, आपको खुशी है या नहीं है? हम किसी मुल्क में जाते थे तो हम कहते थे यार ये ग्रीन पासपोर्ट है। आज ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत है ना कि नहीं है? ये है, ये फर्क है। तो इसलिए कौमें जब को अपना नाम पैदा करती है तो उसके लिए मुस्लिम भी बर्दाश्त करती है। केस पे आ जाते हैं, केस पे प्लीज आ जाते हाँ हैं। जी। जो आप पे भी केस बना, आपने कहा फेक था, हमने मान लिया, मेरे देखने अब वालों मैं ने बता हमने देता मान हूं, मैं लिया। बता जी। देता हूं, ठीक है। 190 मिलियन की बात करता हूं। ओके। देखें, मैं आज खुल के कह रहा हूं, इनसे पूछे कि 190 मिलियन केस क्या है। 190 मिलियन केस ये है कि सर इसको जो भी थोड़ा बैकग्राउंड लंदन की अदालत थी। बट सब इसके भी थोड़ा सा बैकग्राउंड में ना नहीं, जाए। नहीं जाता। वो सिर्फ 190 इतना मिलियन कहता पाउंड हूं, किसको सिर्फ दिए गए, इतना कहता प्रॉपर्टी हूं। किससे खरीदी गई, प्रॉपर्टी किससे खरीदी गई? मैं बता देता जी। मैं बता देता हूं। वो थी प्रॉपर्टी मियां साहब के बेटे हुसैन नवाज की। ओके, ठीक और वो है जी? खरीदी किसने थी? अब सुन ले, सुनने की हिम्मत है ना? सर। नहीं, पूरी बात सुन सर, ले। सर। वो वहां प्रॉपर्टी का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। ओके। वो मलक रियाज है जिसके अभी रेड वारंट निकले, उसने खरीदी थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये खरीदी उसने कब थी? 8 साल पहले, 7 साल पहले। ठीक है। अब जब ये मुसल्लत हुआ और ये मलक रियाज जो आज बिल्कुल ठीक उसके साथ हो रहा है, उसने दोनों ने आपस में किया, ऐसा करते हैं कि ये इंक्वायरी खुलवा लेते हैं क्योंकि ये मियां नवाज शरीफ साहब के बेटे हैं। अगर इसमें कोई पैसों की गड़बड़ हुई तो हम कहेंगे देखा मनी लॉन्ड्रिंग है। और वहां जब इंक्वायरी हुई, पाकिस्तान ने लिखा बरतानिया को कि जी इस घर की इंक्वायरी करें, 1 हाइट पार्क की इंक्वायरी की। इंक्वायरी चली पहले हसन साहब से, उन्होंने कहा जी ये मेरा 1 हाइट पार्क है, इसको मैंने इतने में खरीदा, इतने पैसे मैंने बैंक से लिए। वहाँ वकील टू वकील डीलिंग होती है, बंदे खुद नहीं करते। वो जब सारी एनसीए ने इंक्वायरी की, नेशनल क्राइम एजेंसी ने, उन्होंने कहा ठीक है जी ये पैसे उन्होंने बैंक को दे दिए। आज अब आई बारी का खरीदा किसने है? वो था मलिक रियाज। उसने कहा आप पैसे कहाँ से लाए हो? नहीं बता सका। उसका घर फ्रीज हुआ, उसका बैंक में जितने पैसे थे वो फ्रीज हुए। मैं हाथ उठाता हूं, मैं वाइट मनी शो नहीं कर सकता। फिर वहां कानून है, जिस मुल्क का शहरी हो, चाहे वो हिंदुस्तानी है चाहे वो जहां का भी है, वो पैसा उस मुल्क को वापस किया जाता है। ठीक है, अवाम का पैसा है। इनसे कहा गया कि जी आप ये गवर्नमेंट पाकिस्तान को पैसा जाएगा, क्योंकि ये बंदा जो पकड़ा गया है जिसका वीज़ा भी कैंसिल हो गया 10 साल का, उसके बाप का, उसके बेटे का, आप अकाउंट गवर्नमेंट को देना चाहिए था, अकाउंट स्टेट बैंक का। उन्होंने स्टेट बैंक का अकाउंट दिया, लेकिन किसका दिया? मलक रियाज का, जिसके ऊपर वो अदालत ने एक उसके ऊपर जुर्माना लगाया था कि वो जमा कराएगा। अब मुझे अब वो जुर्माने वाली कहानी भी बड़ी लंबी है, सिंध वाली जमीन और बैरिया टाउन वाली वो नहीं नहीं नहीं, आप बात कर लेना, प्लीज सच्ची गाल मैं बता देता हूँ। इन्होंने इनको क्यों जरूरत पड़ी उसको लेटर लाने की? अपने उसको काबीना को कहा कि आप यस करें, ये पैसा मैंने जमा कराना है। वो मलक रियाज के अकाउंट में जमा हुआ, उसका जुर्माना जो पैसा था अवाम का। फिर उसके बदले ये ली ना अपना अलकादर यूनिवर्सिटी, इसके बदले वो सुना कहते इतने कैरेट का ये दे दो यार। बट साहब देखें, आप इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं, मियां साहब के राइट हैंड हैं, इतनी आप करीब से देखते हैं चीजों को। सर गुजारिश सुनिए, ये मैंने जो बात किया इसमें जरा सी भी आगे पीछे हो तो मैंने चुप करके सुना, मैंने तो सवाल ही नहीं उसमें किया। सर इतने सीनियर आप आदमी हैं, एक मुल्क दा वजीर आजम होए, एक अलकादर यूनिवर्सिटी, सर कौन सा वो कोई 10,000 एकड़ डीएस? सर एक सेकंड मेरी गुजारिश सुन ले सर। उस क्या कि उनकी जाती मलकियत है क्या? इमरान खान साहब के नाम हो गई, बुशरा बीबी उसका ट्रस्टी कौन है? एक मिनट ट्रस्टी तो सादगी ना करें। सर जी, उसका ट्रस्टी कौन है? सर ना इस तरह मैनिपुलेट ना किया करें, अल्लाह का वास्ता लोगों को इस तरह ना किया करें। सच्ची बात बताया करें प्लीज। सर अल्लाह का वास्ता ऐसे मत नहीं, मुझे बताएं उसका ट्रस्टी कौन है? सर जी वो प्रोजेक्ट क्या है, वो प्रोजेक्ट क्या है वो तो देखें। क्या कोई अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है? वो किस जगह पे है? जाके देख कर रसोई, मैं तो देख के आया था जब ये केस खुला। वो देख के रसोई प्रॉपर्टी है क्या? मुझे एक मुद्देपन है, कहीं पे गलत किया हो पकड़े, सौदवा पकड़े, कोई एतराज नहीं, पकड़े आपके साथ है पूरा गलत किया है ना। देखे मैं चोरी करके मस्जिद बनाऊं, उसका कोई फायदा नहीं है।
दोबारा कीजिएगा। चोरी करूं और मस्जिद बनाऊं कि लोग नमाज पढ़ेंगे, मुझे सवाब मिलेगा नहीं मिलेगा? ओके ठीक है। मायूस साहब, सर ये एक ही चीज के ऊपर है, एक ही पॉइंट है कि जनाब इमरान खान साहब ने वो पैसे शिफ्ट करवा दिए बैरिया वाले उस सारे मामले के अंदर, फाइन के अंदर, और वहां से अलकादिर ट्रस्ट ले लिया। वाज इट वर्थ इट सर कि अलकादिर वाला वो सारा मामला, वाज इट वर्थ इट? क्या इतना बड़ा प्रोजेक्ट था? अच्छा, ऐसा है, मैं बड़े खामोशी से सुन रहा था। सबसे पहले मैं कमेंट करता हूँ साकिब निसार साहब पे। साकिब निसार साहब को उन्होंने बहुत सारे गलत फैसले किए, बहुत सारी गलत चीज़ों में उन्होंने वो किया, लेकिन मेरे ख्याल में साकिब निसार साहब एक प्राइम मिनिस्टर थे। उनके दौर में सेक्रेटरी लॉ बनाया गया था उनको। वो कौन से प्राइम मिनिस्टर थे, मुझे याद भट्ट साहब से दिलाएं। ही पूछता हूं मैं, भट्ट साहब कौन से प्राइम मिनिस्टर थे? हाँ, जिनके ये राइट हैंड हैं, ओके, नवाज वो शरीफ वाले साहब। प्राइम हजरत मिनिस्टर। अली का कौल अच्छा, है जिसपे 1997 में। जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। अच्छा, तो मेरे ख्याल में जियाउल हक साहब ने भी मियां नवाज शरीफ साहब पे एहसान किया था, फिर वो उनके शर से बचे थे कि नहीं बचे थे? मेरे ख्याल में शायद नहीं बचे थे। अच्छा, खैर, फिर बाजवा साहब ने एहसान, बाजवा साहब ने एहसान किया था। बाजवा तो साहब, वो तो बाजवा कहते साहब, हैं बाजवा कि साहब को वो- एक्सटेंशन देखिए में ना, वोट आपने भी देखिए, दिया है, भट्ट साहब वोट आपने भी दिया किसने है। भट्ट साहब, भट्ट साहब, ये भट्ट साहब, दुनिया इसी देखिए, तरह है। मैं बड़े खामोशी से सुनता मीर था। जाफर और मैं बड़े मीर खामोशी सादक से कहा सुन गया रहा था था। उसको। जी सुनाए। मैं बड़े खामोशी नहीं, से आपने सुन रहा पूछा था। तो मैंने रह जवाब गए दिया। आप बाजवा करें साहब, बात, आप करें बाजवा बात, साहब, करें बात। आपके जो जो बहुत सीनियर आपकी पार्टी के हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, वो कहते हैं कि बाजवा साहब के ससुर जो हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को गारंटी दिया था कि बाजवा साहब आपकी मदद करेंगे। और इसी लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आने के 6 महीने बाद बाजवा साहब, शमूल जो उस वक्त के DGISI थे, वो फैज़ साहब, ये दोनों मिल के, जितने भी अपोजिशन वाले से थे उनके साथ मिल के उन्होंने कहा था कि हम ये इमरान खान को हटाते हैं, आपको पंजाब में लाते हैं, आपको सेंटर में लाते हैं। ये सारी चीज़ें गर्दिश करी है, लेकिन साकिब निसार को जज भी बनाया था मियां नवाज शरीफ साहब ने। ये याद रखिए, ये डील हुई थी दो बच्चों के दरमियान में। दोनों बच्चे, एक मलिक रियाज साहब का बेटा था और एक मियां नवाज शरीफ का बेटा था। हमने एवन फील्ड हमेशा सुना हुआ था, लेकिन हमें जो हाइड पार्क, क्या कह सकते हैं, हाइड पार्क। हाइड पार्क, उसका किसी को नहीं पता था कि ये किधरों आया है। खैर, कोई बात नहीं। वो डील हुई थी, बड़ी इन्फ्लेटेड प्राइस पे हुई थी, जिस पे लोगों के वो कान खड़े हो गए कि भाई ये इतनी बड़ी प्राइस पे कैसे बिक रही है। तो जब उसको पता चला तो वो उन्होंने चेक किया। अच्छा, उसमें अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू होता तो ये पैसा वहां पे जब्त हो जाता। ये यूके का रूल है कि आपका पैसा वो कॉन्फिस्केट हो जाता है। ये कॉन्फिस्केट नहीं हुआ था। उन्होंने उनको कहा कि ये पैसा आपका है, ये पर्सनल, ये आवाम का पैसा नहीं था, एक आदमी का जाती पैसा था जो शायद गलत रूट से या जिस रूट से गया हुआ था। ये आवाम का पैसा नहीं था, उनका अपना पैसा था। उन्होंने कहा कि इस पैसे को वापस भेजा जाए पाकिस्तान। और जो एक खत था जो उन लोगों ने, और ये याद रखें, ये यूके के, अगर आप जो कोर्ट है ना उसकी आप जजमेंट भी पढ़ लेना, उसमें कहा हुआ था कि ये इन्हीं के जो मलिक रियाज साहब से पूछा गया था, हमसे नहीं पूछा गया था, मलिक रियाज साहब से पूछा गया था कि आप बताएं किस अकाउंट में जाए। मलिक रियाज ने ये अकाउंट दिया था सुप्रीम कोर्ट का कि उसमें जाया जाए। इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई अकाउंट नहीं डॉक्टर दिया था। साहब मलिक रियाज ने। दो तीन सवाल सादा सादा से। सर, डू यू थिंक मलिक रियाज साहब इज अ क्लीन मैन? डॉक्टर साहब, To the best of my knowledge, I do not think he's a clean man. No. आपकी गवर्नमेंट की अलैक सलैक, आपकी गवर्नमेंट के ताल्लुकात ऐसे शख्स से बढ़ना बायसे शर्फ था, बायसे शर्मिंदगी था, बायसे इज्जत था? व्हाट डू यू थिंक एज अ सेनेटर? मैं आपको एक चीज बता देता हूं। मलिक रियाज जैसे लोग वो हर गवर्नमेंट में, हर जगह पे, हर एक के साथ होते हैं। क्यों? उसमें वो इस वजह से होते हैं कि सर उनके पास पैसा है और पैसा बोलता है। डॉक्टर साहब, आप लोग तो इस सिस्टम को चैलेंज करने आए थे। इस आपके मुल्क मलिक रियाज में साहब नहीं जैसे ही सर बहुत जी, से नहीं। लोगों को चैलेंज करने आए। देखिए, Thank you very much. Thank you very दो much. चीजें, दो चीजें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, और ये मैं सही बात बता रहा हूं जी। कि वो उनको गवर्नमेंट यूज भी करती है और अब्यूज भी करती है। डिड यू गाइस चूज एंड अब्यूज हिम? आप भी वही थे। ठीक है ना, उसमें Did फर्क करें। PTI use and abuse मलिक रियाज? ये बात है। सॉरी, Did PTI use and abuse Thank मलिक you. रियाज?
सर मुझे उसका नहीं मालूम, Yes. लेकिन मलिक रियाज को इमरान खान ने ये कहा था कि हम ये एक यूनिवर्सिटी बना रहे जिसमें हम सहाबा इकराम की नॉलेज देंगे। उसके लिए अगर आप कोई ज़मीन डोनेट कर सकते हो तो आप डोनेट कर दो, और वो ज़मीन, ये याद रखें, वो ये ज़मीन मलिक ये रियाज के बात नाम पे है, वो एक ट्रस्ट के नाम पे है। उस ट्रस्ट की डीड आप पढ़ ले, उसमें ये लिखा हुआ है कि इसकी जो जायदाद है वो किसी भी डॉक्टर साहब सूरत फॉर अ में ना सिंगल इमरान सेकंड, खान। डॉक्टर साहब फॉर अ सिंगल सेकंड, सिर्फ आप फॉर अ सिंगल सेकंड भूल जाइए आपका ताल्लुक पीटीआई से है, फॉर अ सिंगल सेकंड। सर डू यू थिंक कि मलिक रियाज साहब से इस तरह की कोई भी फेवर लेनी चाहिए थी इमरान खान साहब को? सॉरी सॉरी, मुझे आवाज पूरी फॉर तरह अ नहीं आई, सिंगल दोबारा सेकंड बोलिए। भूल जाइए कि आपका ताल्लुक पीटीआई से, आप पीटीआई के अब नहीं सेनेटर आ हैं। डू रही यू थिंक इमरान खान साहब को इस तरह की कोई भी फेवर मलिक रियाज साहब से लेनी चाहिए थी? इमरान खान को, मेरा नहीं ख्याल था कि इमरान खान को मलिक रियाज से या उनमें से किसी से इस किस्म की फेवर लेनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, वेरी काइंड ऑफ यू। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी सेनेटर साहब। अच्छा ये लगता है कि दे आर कलीग्स इन द सेनेट और एक हेल्दी डिबेट की कोशिश करते हैं कि जिसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव निकले। इवेंचुअली आज हुमायूं अहमद साहब जो आज बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग कैमरे के बगैर हमसे ये बात करते हैं कि यार कोई जरूरत नहीं थी मलिक रियाज साहब से इतनी अलग बढ़ाने की, और वो अलकादिर एंड एवरीथिंग, बाद में बैंड ऑफ द डे गले पड़ गया इमरान खान साहब के। आप ये कहें कि उनकी कोई नीयत का फतूर था तो आई वुड ऑनेस्टली एडमिट दैट कि मैं ये मानने से कासिर हूँ। एक बंदा जो पहले इतनी पीक देख चुका है ज़िंदगी के, अगर कोई इसी तरह के करने ही थे मामला, तो शौकत खान अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स, अब तो मतलब पाकिस्तान में उसी सारे मामले के अंदर पता नहीं बिलियंस ऑफ रुपीज़ उस सारे मामले के अंदर डोनेशन लोगों ने दिए। वहीं से अगर इमरान खान साहब ने बनाना होता तो बहुत कुछ बना लेते। दिल नहीं, मतलब अक्ल मानती नहीं, तस्लीम नहीं करती कि अलकादिर कोई इस तरह का मामला था कि 190 मिलियन में एडजस्टमेंट बैंड ऑफ द डे उस यूनिवर्सिटी को लेकर हुई होगी। बहरहाल एक वो केस तो है, बहरहाल वो एक्शंस तो हैं जो क्वेश्चनेबल हैं, और आज भी उन पर सवाल पूछा जा रहा है, और इन डेज टू कम भी उसके ऊपर सवाल पूछा जाता रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज के इस सेगमेंट में ज़रा बात करते हैं किसानों के मसाइल पे। वैसे तो यूजुअली आपने देखा होगा कि हमारे शो में हम खाद महंगी, तेल महंगा, बिजली नहीं मिलती, किसानों के मसाइल पे यूजुअली बात करते रहते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज़ इस तरह के भी हैं कि जो आपके और मेरे कंट्रोल में नहीं है, लाइक मौसमियाती तब्दीलियाँ। अब मौसमियाती तब्दीलियों के साथ ऑब्वियसली चाहिए तो ये था कि गवर्नमेंट कुछ किसानों को ट्रेन करती, कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन बेस्ड पैकेजेस लेके आती, लोगों को बताती कि यार अगर मौसम बदल रहा है तो आपको साथ साथ फसलें भी तब्दील करना पड़ेंगी। मैं ये पिछले चंद दिनों से इसके ऊपर बात अपने शो में इसलिए कर रहा हूँ कि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि चंद अजला या कुछ इलाके ऐसे भी हैं पाकिस्तान के जहाँ पर अभी तक गंदम की फसलें खड़ी हैं, लेकिन बारिशें और आंधियाँ आई जा रही हैं, और उससे ऑब्वियसली ज़िम्मेदार का बड़ा नुकसान होता है। ज़रा अभी तक के नुकसान के तखमीना क्या है, इसका क्या कैसे रोकथाम पॉसिबल है, क्या इन डेज टू कम हमें कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग टाइम बदलने पड़ेंगे पाकिस्तान में? ज़रा इस पे बात करते हैं। मुझे ज्वाइन किया है खालिद महमूद खोखर साहब ने, किसान रहनुमा हैं। खोखर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। खोखर साहब, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी की जानिब में बाद में आता हूँ सर, लेकिन मैं पिछले कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि बारिशें भी हो रही हैं, आंधियाँ तूफान भी आ रहे हैं, जिम्मेदारों का नुकसान पहले तो खैर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से होता है, लेकिन दिस इज समथिंग जो आपके, मेरे या किसी भी हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। क्या हमें कल्टीवेशन टाइम चेंज करने पड़ेंगे इन डेज टू कम? हमें हार्वेस्टिंग टाइम चेंज करने पड़ेंगे? फसलें जो लगाते हैं आप और मैं, हमें वो चेंज करनी पड़ेंगी? व्हाट डू वी नीड टू डू? देखें जी, बहुत शुक्रिया कि आपके सामने है कि कॉटन की फसल हमसे चली गई है क्लाइमेट चेंज की वजह से। बहुत सारे प्रॉब्लम हुए कि हम उसे जून में काश किया करते थे, अब फरवरी में काश कर रहे हैं जी, फरवरी मार्च में काश कर रहे हैं जी। ये भी क्लाइमेट की तब्दीली की वजह से हुआ है। इसी तरीके से हीट वेव, चावल की फसल को नुकसान हुई। इस दफा अगर आप आके देखें तो 75% आम की फसल तबाह हो गई है इस क्लाइमेट चेंज की वजह से। हमारा रिसर्च के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते जी। हमारी हुकूमत को चाहिए था कि वो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करती। हमारा जो रिसर्च का बजट है वो एग्रीकल्चर की जीडीपी का 0.18 है। ब्राजील ने क्यों चंद सालों में तरक्की की, उसका 1.75 है, हमसे कई 100% उसका ज्यादा है जी। यही वजह है वो दुनिया में आगे चले गए, दुनिया में छा गए, हम पीछे दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं। हमारी इस वक्त ये पोजीशन है कि हम 8 से 10 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि हम एक ज़राई मुल्क है और कुदरत ने हमें तमाम वसाइल से नवाजा है, किसी चीज की हमारे पास कमी नहीं है। एक कमी है तो एक विल की कमी है। हमारी कोई पॉलिसी भी नहीं है। जिस हिसाब से हम अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं हर साल, आबादी में एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर ऐड कर रहे हैं, उस हिसाब से हमने कभी नहीं सोचा कि 5 साल बाद हमें कितनी गंदम चाहिए होगी, कितनी कपास चाहिए होगी, कितना चावल चाहिए होगा, कितनी वेजिटेबल चाहिए होगी, कितना फ्रूट चाहिए होगा, कितनी हमें खाद चाहिए होगी उसके लिए, और 10 साल बाद क्या क्या चाहिए होगा, 15 साल बाद दुनिया में खालिद साहब, 25 मैं साल तो रोज पॉलिसी। सुनता हूँ कि कोई किसान कार्ड, गवर्नमेंट कोई भी हो, मैं मौजूदा की बात नहीं कर रहा, किसान कार्ड आ रहा है, फैसलाबाद में एक जरिए यूनिवर्सिटी है, वहाँ का रिसर्च डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है,
अक्सर मैं देखता हूँ कि मेरे जिम्मेदार भाई आज बेचारे फैसलाबाद का रुख करते हैं जी, बी लैंड चल रहे हैं जी, फैसलाबाद दो तो बी लैंड चल रहे हैं। देखिए, मैं आज मैं आपके प्लेटफॉर्म पे मैं आपको बता दूं, पहली चीज तो ये है कि मेरी पैदाइश से पहले 1960 में एक मगरबी पाकिस्तान एग्रीकल्चर कमीशन बना था। जी दो काम उस वक्त हुए। एक तो उस कमीशन नवाब ऑफ कालाबाग के जेर निगरानी था। उसकी जो पहली सिफारिश थी वो ये थी कि पत्तों की से लेकर रहीमियर खान तक को शुगर मिलने लगे कॉटन एरिया है। दूसरा, 1960 में ही लुधियाना यूनिवर्सिटी बनी इंडिया में, हमारे दुश्मन मुल्क में। उन्होंने जो मॉडल लिया था वो लाइलपुर यूनिवर्सिटी को लिया था। आज वो फख्र करते हैं कि हम लाइलपुर मॉडल हैं, और हमने उसी दहाई में क्या काम किया, 60 की दहाई में, कि यूनिवर्सिटी से रिसर्च और एक्सटेंशन ले ली। पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर की रिसर्च यूनिवर्सिटियों के पास है। हमने वो रिसर्च लेके अलग इदारा अयूब रिसर्च बना दिया, यानी कि अपने बच्चे अपने बाबू बनाना प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। ये सबसे बड़ा जुल्म जो ज़राअत के साथ हुआ है, जिसको मैं अब अक्सर औकात जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं इस पे बात करता रहता हूँ। ये है, एक लड़का MBBS जाके करता है, किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है, तो उसके लिए लाजमी है कि 7 साल साथ होता है। उसके बाद वो जाके जब उसको डिग्री मिलती है तो वो हाउस जॉब करता है। तो यहाँ ऐसा एग्रीकल्चर के लिए ऐसा कोई नहीं है। वो जब वापस आता है पढ़ के तो उसे पता नहीं होता मैंने काश्तकारी कैसे करनी है, क्योंकि प्रैक्टिकली उसने कोई काम नहीं किया होता। लास्ट ईयर जो गंदम के साथ हुआ, उससे पिछले साल जो हुआ, वी ऑल सॉ दैट गवर्नमेंट ने कहा जी इस दफा हम बेहतर पॉलिसी बनाएंगे। इस दफा गंदम की खरीद में गवर्नमेंट की पॉलिसीज किस हद तक कारआमद रही? पॉलिसी थी नहीं। देखे ना, मैं आपको अर्ज करूं कि पिछले साल पॉलिसी आई जी EWR के तहत खरीदारी होगी। काश्तकार के साथ फ्रॉड किया गया, धोखा दिया काश्तकार को, वो सारा मीट के हो रही है ठंडे कमरों में। ये जो AC उनका चल रहा था, ये जो उनकी गाड़ियां चल रही थी उन पर, वो इस मजलूम किसान के टैक्स से पैसे थे, इस आवाम के टैक्स के पैसे थे। वो सिस्टम ऑन ना हो सका, गंदम खत्म हो गई। और वही जो काश्तकार गरीब ने बेची गंदम 1800, 1900, 2000 रुपए में, वो एंड कंज्यूमर ने बाद में मिडल मैन से खरीदी 4000, 4500, 5000 रुपए तक। किसी ने पूछा कि ठीक है ना, अच्छा कोई इंक्वायरी हुई? अच्छा, इस दफा हमें जून से आवाजें आ रही थी जी हम नई पॉलिसी ला रहे हैं और ये होगा वो होगा, गंदम की खरीदारी टाइम पे शुरू हो जाएगी, फला हो जाएगा। सर मैं आपको बताऊं कि सूरत हाल ये है। पहली बात तो यह है कि फूड डिपार्टमेंट ने किसी एक काश्तकार को भी शामिल नहीं किया उस पॉलिसी में, बताया ही नहीं, क्योंकि खरीदना ही नहीं चाहते थे। अच्छा, जब टाइम आया तो पता ये चला कि वो कंपनीज वाले पीछे पीछे फिर रहे हैं, फूड डिपार्टमेंट आगे आ गया है कि उनके बैंकों के साथ मामला ही तय नहीं हो सके। बैंकों ने इनकार कर दिया उनसे खरीदारी के लिए, पैसे देने के लिए। DAP हम इस्तेमाल करते थे 24 लाख टन, वो 12.5 लाख टन पे आ गई। पोटाश हमने पोटाश हमने इस्तेमाल ही नहीं की। यानी जब काश्तकार के पास पैसे नहीं थे वो कहां से खर्च करता? 2 साल में जिस कम्युनिटी को 2200 अरब रुपए का टीका सिर्फ एक क्रॉप में लगाओ, कपास में नुकसान हुआ, सब्जियात में नुकसान हुआ, इसी तरीके 150-200 अरब काश्तकार को नुकसान हुआ, आलू की फसल में नुकसान हुआ। यानी कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 30-35 रुपए किलो थी, उसको 1 रुपए किलो मिला। कोई पूछने वाला है? मैं आपसे एक सवाल करता हूं सर जी, और इस 25 करोड़ आवाम से मैं कहता हूं कि जब हमारी को सब्जी रेट कभी बेहतर तो उस वक्त सलमा भट्ट साहबा, फूड डिपार्टमेंट, DC, DPO सारे मंडी में होते हैं, रेट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जब हमारी गंदम, हमारी सब्जी, हर चीज जब टके टोकरी बिकती है, 1 रुपए किलो भी रेट नहीं मिल रहा होता, उस वक्त ये एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ होती है? वो आधी पौनी तब गिनवा रही होती है। सलमा साहब तब टीवी पे बैठ के खालिद भी आधी और पौनी पता नहीं क्या, मैंने तो क्लिप जो वेख्या सी आधी पौनी पता नहीं की हो मुंजी दी किस्मा गिनवांदे पसना दैट। मैं आखिर में, मैं आपके पास टाइम कम होगा, मैं आखिर में एक पैगाम देना चाहता हूँ हुकूमत जी को और सबको। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमें सोचना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। इस वक्त पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी नंबर 1 पे चली गई है। पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी रिस्क पे लग गई है जी। हमें आज चाहिए हम मिल बैठे फर्टिलाइजर की कमी ना आने दें, क्योंकि पूरी दुनिया में शॉर्टफॉल शुरू हो गया फर्टिलाइजर का। मैं आपको बता दूं, जो यूरिया है अब इंटरनेशनल उसका रेट 14,000 रुपए पे चला गया। वो तो ये अपनाए हमसे, ये अलार्मिंग पोजीशन है। हमारे कुदरत ने हमें तमाम वसाइल दिए हैं,
हमें चाहिए कि अब नंबर 1 पे प्रायोरिटी पे आईपीपीज को गैस बंद करके, बाकियों को बंद करके हम अपने फर्टिलाइजर प्लांट चलाएं, ताकि यहाँ किसी किस्म की फर्टिलाइजर की कमी ना आए। फेयर इनफ, फेयर हम इनफ। बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर करें, पर एकड़ पैदावार बढ़ाएं, खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं, खालिद भाई और पैसे थैंक हम यू, ज़र मुबादला भी इस वक्त कमा सकते थैंक हैं। यू वेरी मच, थैंक यू जनाब खालिद खोकर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। मैं आपने अगर नोटिस किया हो तो पिछले एक चंद हफ्तों में ये टॉपिक बार बार छेड़ रहा हूँ, किसान के प्रॉब्लम, जिम्मेदार के प्रॉब्लम बार बार छेड़ रहा हूँ। रीज़न इट्स अ फीबल अटैम्प्ट, ये एक बड़ी खफीफ सी कोशिश है मेरी, बट मैं इसके ऊपर काम करता रहूँगा, इसके ऊपर बात करता रहूँगा। वजह ये कि शायद आज हमारी मौजूदा हुकूमत को इस चीज़ का एहसास नहीं, डेज टू कम हो जाएगा कि फूड बास्केट आपकी किस तरह डिस्टर्ब होने जा रही है। और जो बचपन से मुझे तो कम अज़ कम पढ़ाया गया कि पाकिस्तान की मीशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत है, तो जो रीढ़ की हड्डी कमज़ोर तरीन होगी हुई है, उस पर जिस्म आपने खड़ा कैसे करना है उसमें, मतलब आप ज़रा काउंट तो कीजिए, परसेंटेज देखिए और उसे अपने इतराफ़ में देखिए। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी से निकल कर ज़रा बाहर तो देखिए कि कितने लोग हैं जो ज़राअत या किसान हैं, जो ज़राअत के शोबे से मुंसलिक हैं, जिनका रोज़गार ही ये है, जहाँ से आगे से उन्हें बच्चे पढ़ाने हैं, बच्चों की शादियाँ करनी हैं, कारोबार करने हैं एंड ऑल दैट। ये फैक्ट है जो खालिद खोकर साहब भी बयान कर रहे थे कि वो एक अच्छा खासा सेटअप है ज़मींदारे का उनका। वो एक 1200 एकड़ के करीब तो बता रहे हैं, सिर्फ ठेके के पे लेके ज़मीन काश्तकारी करता हूँ। एंड इवन देन ही कुडंट ऐड अ सिंगल पेनी टू हिज एसेट्स। वो कुछ ज़्यादा एसेट्स बढ़ा नहीं सके, कोई ज़मीन नहीं खरीद सके, कोई जायदादें नहीं खरीद सके। ये हर किसान का प्रॉब्लम है, बड़ा हो या छोटा हो। हाँ, वो किसान जो मॉडल फार्मिंग है, जिनकी आज बताया जाता है और दिखाया जाता है, यस उनके बिजनेस ऐसे हैं कि साथ आगे शुगर मिल्स ऐड हो गई एंड एवरीथिंग, तो अपनी गन्ना वहाँ पे जाता है, वो मल्टीप्लाई होता है 10 से जाके फिर वहाँ पे कीमतें होती हैं। सो अबाउट टाइम कि गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट इट। बुज़दार साहब से शहबाज साहब से पीछे चले जाएं, और आज मरियम बीबी का टेन्योर है और मुझे बताया जाता है कि किसान कार्ड है, फलानी हम सब्सिडी दे रहे हैं, नए डीजल के पैसे इसी देने पे हैं क्योंकि डीजल बहुत महंगा हो गया। इवेंचुअली एक्चुअल हालात किसान के क्या हैं, शायद यकीन माने में से किसी एक बंदे को भी पता नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।